हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोसोम्स। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे डिटर्जेंट फंक्शन करता है, यानी कि डिटर्जेंट सोप और डिटर्जेंट पाउडर कैसे स्टेन को यानी क्लॉथ्स पे लगे हुए डर्ट को स्टेन को कैसे रिमूव करता है, और क्या हर टाइप के स्टेन को और हर टाइप के डर्ट्स को क्या क्लॉथ से रिमूव करने का काम डिटर्जेंट अकेले कर पाता है या कोई और भी मेथड्स यूज करनी पड़ती है, और डिटर्जेंट ऐसे किन कंपोनेंट्स का बना होता है जिसकी वजह से उसके पास ये कैपेसिटी आ जाती है कि वह डस्ट को रिमूव कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने प्रोटीज प्रोडक्शन में जब प्रोटीज के एप्लीकेशंस की बात की थी तो हमने कहा था कि प्रोटीज की जो मेन एप्लीकेशन है वो डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज में होती है। तब हमने आपको ये बताया था कि डिटर्जेंट में कई सारे एंजाइम भी इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि जो कलर मॉलिक्यूल डिटर्जेंट पाउडर में प्रेजेंट होते हैं उनमें कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं, यानी कि वो एंजाइम एक्टिविटी शो करते हैं और उस पर्टिकुलर स्टेन को, यानी कि यदि लिपिड का यानी कि कोई ऑयल या ग्रीसी सब्सटेंस लगा है आपके क्लॉथ पर तो उसको रिमूव करने के लिए उसमें लाइपेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। वैसे ही अलग अलग इंग्रेडिएंट्स से मिलाकर हम डिटर्जेंट का फॉर्मेशन करते हैं। तो चलिए आज सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैसे डिटर्जेंट सोप और डिटर्जेंट पाउडर डर्ट्स पर फंक्शन करते हैं। डिटर्जेंट जो होते हैं वो एक्चुअल में हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और हाइड्रोकार्बन के पास ये कैपेसिटी होती है कि वह किसी भी मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाते हैं। क्लॉथ को यानी जिस पर डस्ट और स्टेन लगा होता है उसे रिमूव करने के लिए हम इसे डिटर्जेंट में सोक करते हैं, तो डिटर्जेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिसॉल्व होकर पूरे क्लॉथ के अंदर सोक्ड हो जाते हैं और सोक होने के साथ साथ उस पोर्शन पर भी, उस पार्ट पर भी जहां पर स्टेन लगा है वहां पर भी सोक हो जाता है, यानी अंदर चले जाता है, जिसके कारण वह डस्ट के आसपास यानी उस डर्ट के और स्टेन के आसपास एक कवर बना लेता है और कवर बनाने के साथ साथ उससे अटैच हो जाता है। अटैच होने के बाद वह अपनी एक्टिविटी शो करता है और उस स्टेन को उस पर्टिकुलर पार्ट से हल्का से रिमूव कर देता है। यह कहा जाए कि वह क्लॉथ से थोड़ा सा ऊपर ले आता है। जैसे ही हम उसे रिंस करते हैं वाटर के साथ तो वह डस्ट निकल जाती है और वह स्टेन भी रिमूव हो जाता है या लाइट हो जाता है। यानी कि सीधा बात कही जाए तो एक सर्कल समझिए, सर्कल के आसपास बहुत सारे डॉट्स रखे हैं आपने और उन डॉट्स की एक्टिविटी यानी इतनी ज्यादा हुई कि उसने उस सर्कल को वहां से उठा दिया और जैसे ही हम उसे वॉश करेंगे तो वो सर्कल पूरी तरह से रिमूव हो जाता है। कई बार आपने ये भी देखा होगा कि हमें कपड़ों को रब करना पड़ता है, यानी वहाँ जो डस्ट लगी होती है वहां पर रब करना पड़ता है, या जो हमारे स्पॉन्ज या ब्रश होता है उसकी हेल्प से हम उसे रब करते हैं जिससे डस्ट आसानी से निकल जाती है। वही डिटर्जेंट भी यही काम करता है कि यानी कि यदि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेन है तो हम यदि थोड़ा सा उसे रब करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि डिटर्जेंट के जो मॉलिक्यूल्स है वो आपस में मिक्स हो जाएंगे उस पार्टिकल पे और आसानी से उसे वॉश ऑफ करके निकाला जा सकता है, यानी कि उस डर्ट पार्टिकल को, उस स्टेन को वो पूरी तरह से कवर कर लेंगे और रब करने से उसके आपस में मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे जिससे वो स्टेन उभर कर ऊपर आ जाएगा और जैसे ही हम उसे वॉश करेंगे वो पूरी तरह से रिमूव हो जाएगा। ये था डिटर्जेंट पाउडर की बात। ज्यादा इफेक्टिव होते हैं और साथ ही इमोबिलाइज भी होते हैं। इमोबिलाइज का मतलब होता है कि वह मोबाइल नहीं होते, यानी कि वह मूव नहीं कर सकते। आपने कई बार देखा होगा कि जब आप डिटर्जेंट को डिसॉल्व करते हैं तो उसके सारे पार्टिकल्स डिसॉल्व नहीं होते, कुछ पार्टिकल नीचे बॉटम में रह जाते हैं। जब हम उसमें क्लॉथ को पूरी तरह से सोक करते हैं उसके बाद भी कुछ कुछ पार्टिकल डिटर्जेंट्स के जो होते हैं वो क्लॉथ पर रहते हैं, हम उन्हें रब भी करते हैं तब भी पूरी तरह से वो डिसॉल्व नहीं हो पाते, तो यही पार्टिकल्स इमोबिलाइज होते हैं, यानी कि ये अपनी एक्टिविटी तो शो करते हैं बट अपने जो शेप है, साइज है, उसको पूरी तरह से रिमूव नहीं कर पाते। कई कई जगहों पर वापस से डिटर्जेंट का रीयूज किया जाता है बट उसकी फिर एक्टिविटी जो होती है वह कम हो जाती है। बात करेंगे कि डिटर्जेंट बार्स क्या होती है, यानी कि जो डिटर्जेंट सोप है वो कैसे फंक्शन करती है। तो डिटर्जेंट सोप में भी ये सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिसकी वजह से वो इफेक्टिव होती है किसी भी डर्ट पार्टिकल और स्टेन को रिमूव करने के लिए। हम मेनली जो सोप होती है उसका मेनली यूज करते हैं जहां ज्यादा डस्ट वाला एरिया हो, यानी कि हम बात की जाए कि जो गंदा स्टेन लगा होता है उसको यदि थोड़ी देर उस पर रब करके रख देते हैं उसके बाद रिंस करते हैं तो वो डर्ट पार्टिकल, वो स्टेन आसानी से रिमूव हो जाता है। और जो सोप होती है उसमें यूनिफॉर्मली सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स होते हैं। कभी आपने ध्यान से कभी इंग्रेडिएंट्स के पढ़े हों, यानी सोप के ऊपर भी लिखे होते हैं कि किन किन इंग्रेडिएंट्स से ये मिलकर बनी होती है। डिटर्जेंट का जो पैकेट होता है उस पर भी लिखे होते हैं कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं।
तो आपको वहां पता चलेगा कि बहुत सारे एंजाइम्स थोड़े थोड़े अमाउंट में, कुछ माइन्यूट अमाउंट में इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और वही एंजाइम आपकी स्पेसिफिक एक्टिविटी यानी जो स्पेशल टाइप के स्टेन्स होते हैं उनको रिमूव करने में हेल्प करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यदि आपके हैंकी पर कोई ग्रीसी सब्सटेंस यानी ऑयल गिर गया हो या ऐसा कोई सब्सटेंस गिर जाता है, तो हम उसे दिन भर सोक करते हैं, फिर थोड़ी देर बाद उसका जो स्पॉट बना होता है उसको रिमूव करने के लिए हम डिटर्जेंट का यूज करते हैं। तो वो डॉट या वो नॉर्मल वाटर से क्यों नहीं रिमूव हुआ? क्योंकि वाटर के पास वो कैपेसिटी नहीं है कि वो उस स्पॉट को रिमूव कर दे, बट डिटर्जेंट में उसके लिए लाइपेज एंजाइम वाले मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं जो कि डिटर्जेंट के साथ मिक्स होकर उस स्पॉट के अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे, स्पॉट के आसपास के एरिया को घेर लेंगे, उस मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेंगे और फिर उसे रिमूव करने में हेल्प करते हैं। सेम ऐसी चीज हमारा डिश वॉश भी करती है, यानी कि हमारी जो डिश वॉश होती है उनमें भी ग्रीसी सब्सटेंस को रिमूव करने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से हम कितने भी ग्रीसी यूटेंसिल्स हों उनको आसानी से वॉश कर सकते हैं। कभी कभी हम क्लॉथ्स को वॉश करने के लिए हॉट वाटर का यूज करते हैं, क्योंकि कहीं कहीं हॉट वाटर की वजह से भी जो सब्सटेंस, जो स्टेन या स्पॉट उस पर बने होते हैं वो पूरी तरह से रिमूव हो जाते हैं। बट अधिकतर जो होता है हम कोल्ड वाटर या नॉर्मल वाटर से ही यूज करते हैं। अब हम कई सारे टाइम हम हार्ड वाटर का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हार्ड वाटर फोम का फॉर्मेशन नहीं कर पाता। जब हम डिटर्जेंट को डिसॉल्व करते हैं तो उसमें फोम यानी झाग उत्पन्न होता है, और यही झाग ये बताता है कि वो एक्टिव हो गया है। जैसे ही आप उस झाग के साथ एक्टिविटी क्लॉथ की कराते हैं तो वो जो डस्ट है, वो स्टेन है, उसे वो रिमूव करता है। पर यदि आपने हार्ड वाटर का यूज किया है तो हार्ड वाटर के साथ वो डिसॉल्व नहीं हो पाता, यानी वो सॉल्यूशन नहीं बना पाता डिटर्जेंट, जिससे वो अपनी एक्टिविटी कर सके। कई सारे डिटर्जेंट्स सर्फेक्टेंट्स की तरह काम करते हैं। अब सर्फेक्टेंट्स क्या होते हैं? सर्फेक्टेंट्स नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि सरफेस पर रेगुलर बायोलॉजी की लैब के बारे में जानते हैं तो वहां पे सर्फेक्टेंट्स का यूज किया जाता है। वो सर्फेक्टेंट्स हाई लेवल के होते हैं जो कि सेल डिस्टर्ब करने के लिए यूज किए जाते हैं, और इन डिटर्जेंट में सर्फेक्टेंट्स की वजह से जो ऑयल सरफेस ग्रीसी यानी कोई रिजिड क्लॉथ है, यानी सीधी सी बात की जाए कि जीन्स है आपके, तो वो थोड़ा रिजिड होता है, मोटा कपड़ा होता है, और उस पर यदि कोई स्टेन लगा है तो वो पूरे क्लॉथ का कलर डिकलराइज कर देगा या कुछ भी उससे हार्म करेगा, या कोई तो उस पर कोई ना कोई साइड इफेक्ट करेगा। यानी कि बहुत सारे क्लॉथ्स ऐसे होते हैं जिनका कलर रिमूव हो जाता है, यदि उसे हम सोक करके रखते हैं तो उसका कलर निकलने लग जाता है, या फिर उस पर किसी और क्लॉथ का कलर चढ़ जाता है। तो ऐसे के लिए कुछ सर्फेक्टेंट्स यूज किए जाते हैं, यानी कि बस उतने ही एरिया पर जहां पर स्टेन लगा है उसी पर आप वर्क करेंगे और उसकी एक्टिविटी यानी हाइड्रोकार्बन अपनी एक्टिविटी शो करेंगे और वहां से डर्ट को रिमूव कर लिया जाएगा। अब ये तो बात थी कि डिटर्जेंट कैसे फंक्शन करता है, और आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हो रही है। पर डिटर्जेंट में ऐसी क्या चीजें प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से वो आसानी से किसी भी स्टेन को, किसी भी डर्ट पार्टिकल को रिमूव कर लेता है? तो चलिए हम उसके बारे में जानकारी निकालते हैं। डिटर्जेंट कई कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। यदि हम लॉन्ड्री डिटर्जेंट की बात की जाए, यानी जिसे हम वॉशिंग पाउडर कहते हैं उनकी, तो उनमें सर्फेक्टेंट्स होता है, ब्लीच होता है, एंजाइम्स होते हैं, एब्जॉर्प्शन मटेरियल्स होते हैं और बिल्डर्स होते हैं। अब ये क्या होते हैं इनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। बिल्डर्स को चिलेटिंग एजेंट्स भी कहा जाता है। ये वाटर सॉफ्टनर का काम करते हैं, यानी वाटर जो हार्ड वाटर होता है उसे सॉफ्ट बनाने का काम करते हैं। इन्हीं की वजह से जो फोम का फॉर्मेशन होता है डिटर्जेंट में वो यूज होता है, और ये मेनली मिनरल्स को या आयंस को रिमूव करने का काम करता है। वैसे ये इतना ज्यादा फंक्शनेबल नहीं होता यदि आपके पास सॉफ्ट वाटर है तो, पर हार्ड वाटर के लिए इसे ऐड किया जाता है, क्योंकि हर जगह सॉफ्ट वाटर मिलना पॉसिबल नहीं है। तब ये हार्ड वाटर के साथ सॉफ्टनेस शो करता है और यूज किया जाता है। जैसे हम बिल्डर्स में सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सिलिकेट, फॉस्फेट आदि कंपोनेंट का यूज भी करते हैं, जो कि पहले भी यूज किए जाते थे और आज भी यूज होते हैं। सोडियम कार्बोनेट जो है वो स्टेन रिमूवल का काम करता है, यानी कि जो स्टेन होता है उसे निकालने के लिए, उभारने के लिए काम करता है। कई बार आपने ये चीज भी देखी होगी कि यदि आपके किसी क्लॉथ पर, यदि वो व्हाइट कलर का है या किसी भी कलर का है और उस पर हल्दी यानी टर्मरिक का स्टेन लगा है, तो जैसे ही आप उसे सोप या उसके ऊपर सोप या डिटर्जेंट अप्लाई करते हैं उसका कलर चेंज हो जाता है। तो जी हाँ, ये होता है सोडियम कार्बोनेट की वजह से,
यानी कि सोडियम कार्बोनेट उसे एक्टिव करके उसे रिमूव करने की कोशिश करता है, बट टर्मरिक का जो कलर है वो चेंज हो जाता है। इसलिए जो एक्टिविटी होती है वो बहुत फास्ट होती है, जिसकी वजह से वो डिटर्जेंट के साथ रिएक्ट करके कलर चेंज कर देती है। बिल्डर्स होते हैं ये एल्कलाइन भी होते हैं, एसिडिक भी होते हैं, क्योंकि हमेशा स्टेन्स हमारे जो होते हैं वो नॉर्मल नहीं होते हैं। एसिडिक स्टेन भी होते हैं, एल्कलाइन स्टेन भी होते हैं, और इन्हीं की वजह से जो डिटर्जेंट्स हैं वो 3 टाइप के होते हैं, यानी कि आयनिक, कैटायनिक और ज्विटर आयनिक। कैटायनिक मतलब नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल चार्ज वाले, ताकि हम हमारे क्लॉथ्स पर एक्टिविटी शो कर सके। साथ ही हमारे डिटर्जेंट में थोड़ा सा पीएच को भी मेंटेन रखा जाता है, क्योंकि नॉर्मल जो हमारा वाटर आता है वो अल्कलाइन होता है, तो उसका भी पीएच मेंटेन रखना जरूरी है। ऐसा ना हो कि थोड़ा सा वाटर एसिडिक हो, क्योंकि एसिडिक वाटर के साथ यदि आप डिटर्जेंट का रिएक्शन कराएंगे तो हो सकता है कि आपके क्लॉथ्स में छेद हो जाए, यानी क्लॉथ्स पर हार्ड होता है वो एसिडिक वाटर, और उसकी वजह से क्लॉथ्स को हार्म हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि सर्फेक्टेंट्स क्या है। जैसे हमने सर्फेक्टेंट्स की बात की, तो ये सबसे ज्यादा क्लीनिंग एजेंट का काम करता है, यानी कि कहा जाए कि सर्फेक्टेंट्स की वजह से ही जो सरफेस पर या जो हमारे क्लॉथ पर जो डर्ट लगी होती है उसको यह रिमूव करता है। आपने जब भी डिटर्जेंट को डिसॉल्व किया होगा तो पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होता, वो कोलाइडल सोल्यूशन बनाता है, यानी कि इमल्सिफाई होता है, इमल्शन शो करता है, ना कि पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है। वैसे ही यह भी एब्जॉर्प्शन का काम करता है, यानी कि सरफेस टेंशन को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से जो डर्ट होती है वो ऊपर आ जाती है, और उसे रिमूव करने का फिर ये काम करता है। ब्लीच का मेनली काम होता है डीकलराइजेशन करने का। वैसे तो सोडियम हाइपोक्लोराइड जो होता है उसका यूज किया जाता है ब्लीच की तरह। वैसे तो ब्लीच जो है वो व्हाइटनिंग करने के लिए, कलर रिमूवल के लिए यूज किया जाता है, यानी कि कोई भी चीज में यदि कलर है, क्लोरीन जो है वो भी ब्लीचिंग का काम करता है। हमने यदि क्लोरीन के साथ कोई चीज डिसॉल्व की, उसे डिकलराइज करना है, तो हम उसे क्लोरीन के वाटर में डिसॉल्व कर देंगे तो उसका कलर रिमूव हो जाता है। वैसे इसमें ब्लीच का अमाउंट कम होता है, ताकि वो स्टेन का जो कलर है उसे रिमूव कर सके, इसीलिए यूज किया जाता है। ये क्लॉथ को डिकलराइज नहीं करता। अब हम बात करते हैं कि एंजाइम। वैसे तो अलग अलग एंजाइम्स का यूज किया जाता है, जैसे हम मिल्क के या कोको या ब्लड या एग यॉग हुआ, या जो भी प्रोटीन के सब्सटेंस हैं उनके स्टेन्स को रिमूव करने के लिए प्रोटीज एंजाइम का यूज किया जाता है। फैट के जो सब्सटेंस है, यानी कि ऑयल हुआ, चॉकलेट हुआ, ग्रीस हुआ, इनके जो भी सब्सटेंस है उनको रिमूव करने के लिए लाइपेज, यानी ये लिपिड के पार्टिकल है, तो लाइपेज एंजाइम का यूज किया जाता है। स्टार्च के जो भी डस्ट पार्टिकल्स है और सेलुलोज के, तो इनके अलग अलग एंजाइम पार्टिकल थोड़े थोड़े अमाउंट में इसमें ऐड किए जाते हैं, और ये इस तरह से मिक्स किए जाते हैं कि यूनिफॉर्मली पूरे डिटर्जेंट में ये प्रेजेंट हो। ऐसा ना हो कि आपके एक पोर्शन में इन्हें मिक्स कर दिया जाए, जिससे केवल बॉटम में या सरफेस पर ही ये एंजाइम्स मिले। पूरी तरह से इन्हें मिक्स कर दिया जाता है, और इनकी एक्टिविटी इतनी ज्यादा इफेक्टिव होती है, इतनी स्ट्रांग एक्टिविटी होती है कि ये अपना फंक्शन थोड़े अमाउंट में भी अच्छे से शो करते हैं। अब यदि हम कुछ अदर इंग्रेडिएंट्स की बात करें, तो डिटर्जेंट्स में फोमिंग एजेंट होते हैं, स्टेबलाइजर्स होते हैं, ताकि वो स्टेबल कर सके कि उसका फंक्शन हो। मतलब डिटर्जेंट को लॉन्ग टाइम के लिए स्टेबल बनाने के लिए भी उनमें चीजें ऐड की जाती है। ब्राइटनिंग एजेंट यूज किए जाते हैं, फैब्रिक सॉफ्टनर यूज किए जाते हैं, यहाँ तक कि कहीं कहीं चारकोल के कंटेंट भी यूज किए जाते हैं, क्योंकि डस्ट पार्टिकल को चारकोल बहुत अच्छे से रिमूव कर लेता है। अदर कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं कि क्या केवल डिटर्जेंट सारे स्टेन्स को निकाल सकता है? जी नहीं, डिटर्जेंट केवल उन्हीं स्टेन्स को निकाल सकता है जिसके अगेंस्ट वो अपनी अच्छी एक्टिविटी शो कर सके। इसके अलावा कभी कभी कुछ स्टेन्स ऐसे होते हैं जिनको रिमूव करने के लिए हमें एसिड या एल्कलाइन या सोडियम कार्बोनेट की जरूरत पड़ती है। यदि किसी क्लॉथ पर कोई स्टेन दूसरे क्लॉथ का लगा है तो उसे रिमूव करने के लिए डिटर्जेंट सफिशिएंट नहीं होता, तब हम उतने एरिया पर जहां पर वो कलर लगा है हम लेमन यानी सिट्रिक एसिड का यूज करते हैं, या हमारा जो खाने का सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट उसका यूज करते हैं। बेकिंग सोडा कहते हैं, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, उसका हम यूज करते हैं। उससे सोडियम बाइकार्बोनेट भी एक अच्छा रिएजेंट होता है डस्ट रिमूव करने का। हम केवल कुकिंग में ही इसका यूज नहीं करते, इसका यूज क्लीनिंग में भी किया जाता है। अच्छे खासे डस्ट पार्टिकल को रिमूव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब ये तो पूरी थी डिटर्जेंट की बात, उसकी एक्टिविटी की बात।
क्या डिटर्जेंट, हर एक टाइप के डिटर्जेंट एक ही होते हैं? जैसे अलग अलग कंपनी के डिटर्जेंट्स आते हैं, उनकी अलग अलग एक्टिविटी वो बताते हैं, ऐड करते हैं। तो क्या सारे डिटर्जेंट एक जैसे होते हैं? हाँ जी, जिनका कंपोजिशन जो होता है वो लगभग एक जैसा होता है, बट कुछ कुछ कंपनीज अपने डिटर्जेंट में कुछ अलग इंग्रेडिएंट्स ऐड करती है। जैसे कुछ डिटर्जेंट ऐसे होते हैं जिनमें क्लॉथ वॉशिंग के बाद सॉफ्टनेस भी आती है और साथ में एक अलग से फ्रेग्रेंस भी ऐड करते हैं। यानी कि जब आप क्लॉथ यानी कपड़े धोएंगे, उसे ड्राई होने के बाद उनमें अलग से एक फ्रेग्रेंस आती है, यानी कि उस डिटर्जेंट में वो फ्रेग्रेंस भी ऐड करते हैं और कुछ अलग मॉलिक्यूल्स ऐड करते हैं, जिसकी वजह से कपड़े की जो क्वालिटी है वो सॉफ्ट रहती है। अब मेनली जो हम डेली वेयर्स को यूज करते हैं वही क्लॉथ हम डिटर्जेंट से वॉश कर पाते हैं। अब नई एक टेक्नोलॉजी जो मार्केट में आई है वो है लिक्विड डिटर्जेंट। अब इन लिक्विड डिटर्जेंट्स का यूज कैसे किया जाता है? इन लिक्विड डिटर्जेंट्स का यूज मेनली वुलन्स और वेलवेट के लिए किया जाता है। यानी कि वुलन और वेलवेट वाले क्लॉथ ऐसे होते हैं कि उनमें डिटर्जेंट और सोप के जो पार्टिकल है वो अंदर रह जाते हैं, स्टक रह जाते हैं, मतलब वो पूरी तरह से रिमूव नहीं होते, वहीं की वहीं रह जाते हैं। और जिसकी वजह से जो वुलन्स है वो मेनली खराब होते हैं, उनका थ्रेड निकलना या उनपे कहते हैं रुए आना, ये शुरू हो जाते हैं। तो लिक्विड डिटर्जेंट इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। यानी लिक्विड डिटर्जेंट में आप उसे सोक करके रखो और उसे वॉश करो, तो ना तो कोई डस्ट मतलब ना तो डिटर्जेंट के कोई पार्टिकल होंगे और ना ही डस्ट पार्टिकल उसमें रिमेनिंग रहेगा। आप लिक्विड डिटर्जेंट के साथ दूसरे क्लॉथ भी वॉश कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल वुलन्स के लिए, बट ये बेस्ट ऑप्शन होता है। साथ ही डिटर्जेंट का यूज हम क्लॉथ क्लीनिंग के लिए नहीं, हम हमारे घर के कुछ यूटेंसिल्स से क्लीनिंग के लिए भी कर सकते हैं। यानी कि जो मेटल्स, पुराने जो मेटल्स के बने हुए यूटेंसिल्स हैं उनको क्लीन करने के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत टाइम बाद उन पे कलर या स्टेन चढ़ जाता है, जिससे वो आसानी से रिमूव हो जाता है। मेनली तो बात की जाए तो जो डिटर्जेंट का काम होता है वो क्लीनिंग का होता है। ये सरफेस पर एब्जॉर्प्शन का काम करता है, उसकी एक्टिविटी लेता है और फिर फंक्शन करता है। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।